नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या कर रहे हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था। कल जो है हमने जो किया था वो कौन सा टॉपिक शुरू किया था भाई? कल कौन सा टॉपिक शुरू किया था? भारतीय वित्त व्यवस्था। भारत में पैसे की व्यवस्था कौन कौन करता है? बातें नहीं भी ध्यान से सुनो। मैं 5 मिनट जो पीछे वाला कल जो हमने किया है उसकी रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो भारतीय वित्त व्यवस्था मैंने बताया पैसे का जो व्यवस्था कौन करेगा। तो इसमें 2 पक्ष बताए मेरे बच्चों। मैंने एक मांग पक्ष होता है और एक पूर्ति पक्ष होता है। जो पैसे मांगने वाला है भी, जिनको जरूरत है, जिनमें आते हैं व्यक्ति आते हैं, औद्योगिक कंपनियां आती है, वित्तीय संस्थाएं आती हैं, वो पैसे की डिमांड करती हैं, वित्तीय संस्थाएं आती हैं। उसके बाद जो पूर्ति पक्ष बताया, पूर्ति पक्ष में उनकी पूर्ति कौन करता है, जो सप्लाई कौन कराता है उस मांग को। तो कौन कराता है मेरे बच्चों? बैंक करवाता है, बीमा कंपनियां करवाती है, वित्तीय संस्थाएं करवाती हैं। क्लियर है? उसके बाद जो हमने पढ़ा भी, जो इनके 2 भाग होते हैं। एक जो मुद्रा बाजार होता है, वित्त व्यवस्था के 2 भाग होते हैं, एक मुद्रा बाजार होता है और एक पूंजी बाजार होता है। मुद्रा बाजार मेरे बच्चों जो जिससे हमें पैसे की मांग होती है और जो है उसमें उसकी सप्लाई कराता है। तो मुद्रा बाजार में जो मांग होती है, मुद्रा बाजार में भी संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र पड़े थे। भी एग्जाम में आएगा भी मुद्रा बाजार में असंगठित क्षेत्र में कौन कौन आता है। असंगठित क्षेत्र वो होते हैं मेरे बच्चों जो नॉर्मल, जैसे गांव में पहले पैसे, आज भी है ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्रों में आज भी देखने को ये मिलता है भी, जो साहूकार और महाजन और देसी बैंक बोलते थे। तीनों एक ही बात है, देसी बैंक हो, महाजन हो या साहूकार हो, इनसे पहले पैसे हमें व्यवस्था मिलती थी। हमारे घर में कोई शादी है या कोई मतलब कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कारण हो, तब जब हमें पैसे उठाने पड़ते थे ना, तो गांव के साहूकार या महाजन के पास जाते थे। उसके बाद जो है ये आते हैं असंगठित क्षेत्र, जिसका कोई संगठन नहीं बना, जिसमें कोई नियम नहीं है, अपनी मनमर्जी से वो पैसे लेते हैं, अपनी मनमर्जी से पैसे देते हैं भी जितनी जरूरत है, और उसके बाद जो ब्याज दरें अपने मनमर्जी से डिसाइड करते हैं। उसके बाद जो आता है मेरे बच्चों संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में वो आता है जो प्रॉपर तरीके से नियम जो लागू करे। जैसे मेरे बच्चों हमने देखा भी, आरबीआई है, उसमें एसबीआई है, बैंक जितने भी हैं उसमें से पैसे लेंगे तो हमें एक प्रॉपर नियम का पालन करना होगा। कितने पैसे हमें दे सकते हैं, कितना हम लोन करवा सकते हैं अलग अलग चीज़ों पे, तो उसका एक प्रॉपर नियम होता है। रेगुलेशन जो है, नियम के अनुसार हर प्रतिक्रिया की जाती है। तो वो आते हैं मेरे बच्चों संगठित क्षेत्र में। क्लियर है? तो बैंक जितने भी पूछे तो किस में आएंगे? संगठित क्षेत्र में आएंगे। असंगठित का ध्यान रख लेना, बाकी सारे संगठित है। असंगठित में कौन आएगा? देसी बैंक और साहूकार, महाजन, तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है मेरे बच्चों। क्लियर है? उसके बाद जो हमने पढ़ा, कल आरबीआई का जिक्र किया था थोड़ा सा। तो आरबीआई जो मैंने बताया था तुम्हें, मैं कर देती हूँ। उससे पहले 2 करंट के क्वेश्चन है, वो लिख लो, मैं फिर भूल जाती हूँ। 2 करंट के क्वेश्चन है, तुम्हें लगभग तो पता ही है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो हर चीज वायरल होती है। तो कल हमारे उपराष्ट्रपति बन गए हैं। कौन बन गए? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो क्या बन गए हमारे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति चुन लिए गए जो है। तो पहले तो मेरे बच्चों उपराष्ट्रपति जो है, इसका ध्यान रखना है तुम्हें। उपराष्ट्रपति का जिक्र मिले अगर हमारे जो संविधान में लिखा है, आर्टिकल 63 में जिक्र किया गया है उपराष्ट्रपति का। अब तुम इतना ही पढ़ लो, सारे हम आर्टिकल नहीं करेंगे उपराष्ट्रपति, परंतु थोड़ी थोड़ी करेंगे ना तो भी हो जाएंगे। अगर उपराष्ट्रपति का पूछे कि किस आर्टिकल में जिक्र है, तो 63 में है। चुनाव हुआ है अभी हाल ही में, कल चुनाव था ना, अरे थे ना, तो उस चुनाव का जिक्र
राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव का जिक्र है वो आर्टिकल मिलता है मेरे बच्चों 66 में, 66 में। उपराष्ट्रपति संबंधी जो चुनाव हुआ है उसका जिक्र कौन से आर्टिकल में मिलता है? तो आर्टिकल 66 में मिलता है। और उपराष्ट्रपति का पद का जिक्र किया गया वो आर्टिकल है 63 में किया गया है। क्लियर? अरे क्लियर है? और जो अब जो उपराष्ट्रपति बने हैं कौन से नंबर के बने हैं मेरे बच्चों? 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं, ये भी लिखना। जो सीपी राधाकृष्णन बने हैं, इससे पहले 14वें नंबर के पूछे तो कौन थे मेरे बच्चों? कौन थे? हाँ, 14वें नंबर के जो थे वो कौन थे मेरे बच्चों? जगदीप धनखड़ थे, जगदीप धनखड़ थे 14वें नंबर के, क्योंकि उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था जब सत्र चल रहा था, तो उसमें 14वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। कौन थे? जगदीप धनखड़ थे, जो कहां से बिलोंग करते थे? जो राजस्थान के झुंझुनू से बिलोंग करते थे। क्लियर है? और जब ये उपराष्ट्रपति बने थे उस टाइम ये जो राज्यपाल थे वो वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे, परंतु जो वर्तमान में हमारे जो उपराष्ट्रपति आए हैं, कौन आए हैं? सीपी राधाकृष्णन आए हैं, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल। लिख लो मेरे बच्चों, ये कहाँ के राज्यपाल थे? उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे? महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। क्लियर है? अरे क्लियर है? इसके साथ एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे बच्चों, करंट का है। इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे, परंतु तुम्हें ध्यान रखना है अब 15वें नंबर क्या है और पहले जो थे वो 14वें के कौन थे, याद रखना है। और पहले उपराष्ट्रपति का नाम और बता दो, जो हाल ही में हम चर्चाओं में रहा था। पहला हमारा भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन बना था? अब हाल ही में 5 नंबर गया मेरे बच्चों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और जो है 15वें नंबर के अब कौन बन गए? राष्ट्रपति थे, पहले थे राष्ट्रपति, क्योंकि पहले राष्ट्रपति जो थे ना वो राजेंद्र प्रसाद थे और दूसरे जो राष्ट्रपति बने थे ना वो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। क्लियर है? और पहले उपराष्ट्रपति थे भारत के, कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और 15वें नंबर के कौन बन गए हैं? सीपी राधाकृष्णन। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? दूसरा नेक्स्ट करंट का क्वेश्चन और लिखो मेरे बच्चों इसी के साथ। अभी हाल ही में तुमने सुना होगा, मीडिया भरा पड़ा है, नेपाल के जो है प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। कौन है प्रधानमंत्री? कौन है रे? ओपी ओली है क्या? ओपी ओली है मेरे बच्चों, ओपी ओली। जो नेपाल के प्रधानमंत्री ने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। हाल ही में ये करंट में क्वेश्चन है, तो तुम्हें ऐसे, क्योंकि देख तो सभी ने लिया है परंतु हम वो मजे वाली बात नहीं थी, क्योंकि इनमें जो चीजें इंटरेस्टिंग लगे हम वही याद रखते हैं। ये इंटरेस्टिंग कहाँ है? तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं ओपी ओली, जिन्होंने कल इस्तीफा दे दिया है। और क्यों दिया? क्योंकि जो एक देखो छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट हम रिवीजन कर देते हैं, क्योंकि तुम्हें जानकारी होनी चाहिए मेरे बच्चों। वहां जो सरकार है ना, कहाँ सरकार? नेपाल की सरकार। वो कैसी सरकार है मेरे बच्चों? गठबंधन की है, गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार। गठबंधन की जो सरकार क्या होती है मेरे बच्चों? मिलजुल के सरकार चलाने वाले लोग ज्यादा हैं। भाई एक बार मैं प्रधानमंत्री बन गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट आप बन जाना। तो मिलजुल के जब सरकार चलती है हमारा वो देश लोकतंत्र नहीं रहता। लोकतंत्र वो होता है दो विपक्ष में कोई हो, जैसे हमारे यहाँ सरकार है। हमारे किसकी सरकार है? यहाँ किसकी सरकार है? बीजेपी की है। और हमारे विपक्ष में क्या है? कांग्रेस। वेरी गुड, कांग्रेस। तो विपक्ष होना बहुत जरूरी है।
ये बात जैसे नॉर्मल बोलते हैं ना भाई, मतलब हमारा विरोध करने वाला भी होना चाहिए, हमें बताए ना हमारे में गलतियां क्या है। सारे मिलजुल कर रहेंगे तो गलतियां कौन बताएगा हमारी। तो विपक्ष होना जरूरी है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष पार्टी होना बहुत जरूरी है। जैसे हरियाणा में चलता है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस विपक्ष में है, तो जहां भी कोई बीजेपी कोई भी स्कीम लेके आई तो विपक्ष मुद्दा उठाता ना, अरे उठाता या नहीं उठाता, कहता ना भी ये गलत है, सीटी में ये नंबर देना गलत है, ये काट लो, ये नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, कितने बच्चों के नंबर कटेंगे, तो ये लेके कौन जाता है, विपक्ष। कौन उठाता है भी, क्योंकि उनका तंत्र है। और जब ये विपक्ष नहीं होगा ना तो वो अपनी मनमर्जी से करेंगे, सीटी ले तो ले, ना ले तो उनकी मर्जी है, परंतु विपक्ष कहता है भी लेना होगा, फिर बाद में कहता है तुमने ये गलतियां कर दी। रोके रखना वो अलग बात है, क्योंकि जनता क्या हो जाएगी, फिर जनता मुड़ जाएगी उनकी तरफ भी, ये सरकार तो काम की नहीं है, काम नहीं कर रही है, दूसरी सरकार पलट दो। तभी कहा है सरकार हर 5 साल के बाद पलटनी चाहिए, तो आने वाली सरकार अपना रुतबा बनाने के लिए काम करेगी। और एक सरकार प्रॉपर तरीके से रहती है तो वो काम इतना नहीं करती है, परंतु कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में पक्ष नहीं ले रही, ये मत डिसाइड कर लेना मैडम बीजेपी सरकार है या कांग्रेस जो है, परंतु मैं तुम्हें बताती हूँ सरकार की तरफ झुकाव कैसे होना चाहिए। तुम्हें जो काम अच्छा करे वही सरकार, वही हमारी है, हमें तो वोट ही डालना ना, अरे वोट ही डालना, एक साल बीजेपी को दे दिया करो, एक साल कांग्रेस को दे दिया करो, सरकार पलटती रहेगी, हमारा काम बनता रहेगा। हम पहले जैसे नहीं है, पहले आपने देखा होगा गांव में लोग पार्टियों के पीछे इतने, हमारे यहाँ INLD थी ना, चौटाला सरकार थी ना, सबसे ज्यादा लोग उसके पीछे रहते थे, जितना किया उन्होंने काम किया भी, जो रहते थे चापलूस, क्योंकि जो नौकरी थी वो जिनकी पहचान थी उन्हीं की मिलती थी, परंतु अब आ गए मेरे बच्चों नंबरों पे भी, जो नंबर लेगा वही नौकरी पाएगा। हाँ मैं ये नहीं कहती भ्रष्टाचार नहीं है, परंतु बहुत कम 1-2% देखने के मिले, वो बहुत निजी, वायरल नहीं होता, वायरल होता तो सोशल मीडिया इतना है बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, लोगों में बहुत जल्दी पहुंच जाता है, परंतु पहले क्या था, पहले पूरा का पूरा घोटाला था, 20-30% भर्तियां जो है जिनके नंबर आते थे उनकी हो जाती थी, बाकी 70% घोटाला, उन्हीं जो है नौकरियों के चक्कर में हम रह गए थे। छोटी मोटी नौकरी तो हमें पता ही नहीं थी भी हरियाणा में ऐसे निकलती है, हम सोचते थे भी लेक्चरार बनेंगे, और लेक्चरार की पोस्ट भी इतनी कम आती थी, जो है जिनकी जान पहचान होती थी उनकी बन जाती थी बात, तो उसी चक्रों में रह गए। मैंने कभी भी कोई भी एग्जाम नॉर्मल, जैसे ये मेरे को पता ही नहीं था भाई ग्रुप डी का कोई एग्जाम होता है, सी का कोई एग्जाम होता है, कोई पुलिस से लगता है, मेरे को नहीं पता, मैंने कभी भी एग्जाम नहीं दिए, बस सिर्फ मैंने एक ही टारगेट था भी लेक्चरार ही बनना, और वो इतनी लिमिट में आती थी भर्तियां, तब इतनी एज का पड़ाव जो है, हम इतना उस टाइम तो इतना कंपटीशन भी नहीं था, तो आपके सामने कंपटीशन है, मैं आपको बहुत भाग्यशाली मानती हूँ भी, इतना आपके पास सोशल मीडिया इतने साधन होते हुए भी अब तुम नहीं पढ़ रहे ना, तो तुम्हारी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है मेरे बच्चों। कोई भी क्लास, कोई भी बुक्स तुम्हारे मार्केट में मिल जाएगी, हमें पता ही नहीं था लाइब्रेरी क्या है, मैं आज तक लाइब्रेरी नहीं बैठी, अब बैठती हूँ घंटे 2 घंटे तो ऐसे महसूस करती हूँ काश पहले होती, कितनी ऐसी चल रही होती है, कितना कूल मौसम होता है, अरे कम से कम 3-4 घंटे पढ़ लो आराम से, ज़्यादा नहीं है, हम कभी नहीं बैठे लाइब्रेरी। हाँ कॉलेजों में हुआ करती थी, परंतु कॉलेज में तुम्हें पता ही भी, कॉलेज में लाइब्रेरी में बैठने के लिए थोड़ी जाते हैं, या जाते हैं, वो अलग ही माहौल होता था, पार्टी करनी, मस्ती करनी, परंतु मैंने तो अपनी लाइफ में वो भी नहीं किया, बस टारगेट होता था कॉलेज आ गए, कॉलेज से बस पकड़ दी, थोड़ा बीएड कॉलेज में किया था, इतना नहीं था। परंतु मेरे बच्चों ये ध्यान रखना, जो है गठबंधन की सरकार जो होती है, ध्यान से सुना, तो उसमें होता है भी लोकतांत्रिक जो सरकार बोलते हैं उसमें विपक्ष होना जरूरी है। नेपाल में ये चीजें विपक्ष नहीं रहा, नेपाल में क्या नहीं थी, सरकार में विपक्ष पार्टी नहीं थी, विपक्ष पार्टी नहीं थी, तो इसलिए वहां क्या किया, युवा जो लोग हैं उन्होंने बेड़ा उठाया, युवा लोग जो है कहते हैं, वहाँ फायरिंग भी हुई थी, उसमें 20-30 जो है युवा अपनी जान भी गवा चुके हैं, परंतु फिर जनता ने जोश, जनता, मैं हमेशा तुम्हें कहती हूँ देश चलता है जनता से, किन से चलता है, जनता से, जब जनता ठान लेगी ना,
हम कहते हैं, जैसे अभी भी मैंने सुना, आज भी बच्चे सुबह कह रहे थे मैडम जैसे हमें इकोनॉमिक्स पढ़ के थोड़ा थोड़ा सेंस आने लगा है कि वास्तव में होता है भी, कहते हैं मोदी ने कृत्रिम बारिश करवाई। पहले तो मेरे को ये बता दो, जो जिस बंदे तुम बात सुनते हो जो आ रही है ना वायरल, तुम्हें कोई कहे तो उनसे ये पूछना कृत्रिम बारिश होती क्या है, उनसे पूछना जो तुम्हें पूछ रहा है कृत्रिम बारिश क्या होती है। ऐसा कोई नहीं है मेरे बच्चों, ये सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति है ना। तुम खुद रियलाइज करो, अगर जिस टहनी पे ही हम बैठे हैं उस टहनी को ही हम काट रहे हैं तो हम कहां जाएंगे? अरे टहनी टूटेगी तो हम भी गिरेंगे ना। तो जिस बदौलत जो बैठा है मुखिया, वो ऐसे बारिश करा के एक देश को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है हरियाणा और पंजाब। यूपी देता है परंतु उसकी पॉपुलेशन बहुत है। हरियाणा और पंजाब सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, पैसे देता है सरकार को। उसी पैसे को वो बर्बाद कर दे तो फिर जाएगी कहां सरकार? कौन देगा? तो मेरे बच्चों कुछ अपनी थिंकिंग पे सोचा करो। सरकार कुछ नहीं है, हमारे द्वारा बनाई गई सरकार है, तो हमें खुद सोचना चाहिए भी सही क्या है गलत क्या है। कृत्रिम बारिश जो होती है, जैसे आपने एक नाम सुना होगा मेरे बच्चों, दुबई नाम सुना है? तो आपने देखा होगा दुबई की महारानियां जो कहते भी ऊंट का गोश्त खाती है, मेरे को पता नहीं है पर रील देखिए आप, जैसे ऊपर है, सुनी है ना रील? तो अरे झूठ मत बोलना, सुनी तो सभी ने। तो सुन लो, मैं सुना देती हूँ, मैंने देखी है रील और पूछा भी है, क्योंकि मैडम की बहन दुबई से आई है, उनसे पूछा भी था कि वास्तव में क्या सच है ऊंट का कलेजा खाती है? तभी कहते हैं उनकी जवानी जो बरकरार रहती है, उनका जो है चेहरे पे जो नूर होता है वो वैसे वैसे रहता है। कब तक रहेगा? जब सांस ऊपर वाले ने लिख रखे हैं इतने लेने। तो वहां कहते हैं भी दुबई में कभी भी बारिश नहीं होती, नॉर्मल बारिश हमारी होती है ना, वैसे दुबई में कभी भी बारिश नहीं होती। और आपने रील में देखा होगा वहां के जो है, क्योंकि वो कहते हैं भी बारिश नहीं होती तो ऊंट कहां से आएंगे? अरे रेगिस्तान में ऊंट मिलते हैं, तो ऊंट भी वो प्रजाति धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो वो कहते राजस्थान में आ गई वो मार। तो वहां के राजा ने क्या किया, बारिश करवा दी कृत्रिम। और उन्होंने जब बारिश, हमारे पास कोई साधन ही ना हो, कोई चीज आ जाए, जैसे हमारी, अब पानी ज्यादा नहीं था, अरे अब पानी ज्यादा नहीं था परंतु हमारी व्यवस्था में कमी थी। जो हमारी निकासी बनाई गई है पानी के लिए, उन व्यवस्थाओं में कमी थी। क्योंकि जो बना रखी है निकासी पानी के लिए, आपने देखा होगा, नॉर्मल देखते जाना, मैं मार्केट से जाती हूँ तो ये देखती हूँ भी, देख वास्तव में अगर हम एक भी कागज का टुकड़ा डालते हैं ना तो तुम्हें वो छोटा लगता है, तुम्हारे लिए वो छोटा है, परंतु एक एक करके देखो कितना, वो गलियां देखना निकासी भरी पड़ी है, पानी कहाँ जाए? अरे वो घर में ही जाएगा। फिर जब निकासी हमारी मिट्टी से भरी पड़ी है और उसमें कचरा भरा पड़ा है तो वो पानी कहाँ जाएगा? तो व्यवस्था हमारे प्रशासन में थी, सरकार की कोई कमी नहीं है, सरकार इतना पैसा देती है। पीछे बारिश हुई थी तो सरकार ने हर गांव के लिए पैसे दिए थे भी, जो है गांव में पानी ना भरे और पाइपलाइन लगाई जाए। देखा होगा आपने, गांव के आसपास मोटरें लगाई गई है, पाइपें लगाई गई है भी, पानी बाहर निकाला जाए गांव का, भी गांव पानी से ना भरे। व्यवस्था करती है, हमारे जो है कर्मचारी है वो इतने भ्रष्ट है, वो पैसा अपनी पॉकेट में। गांव का सरपंच भी चाहता है बस पैसा आ गया, बजट आता है ना गांव का, अरे आता है या नहीं आता, वो सारा अपने पॉकेट में, उसको कोई मतलब नहीं है गांव की गली भरी रहे या ना भरी रहे। इलेक्शन होते हैं तब वो सफाई करवा देते हैं, तब उनको 500-400 दे देते हैं, जो बनने वाला होता है सरपंच वो भी दे देता है 1000-1500 रुपए भी, सारे गांव की गलियां नाली साफ कर दे। तब हमें लगता है ये सरपंच बना नहीं है, उससे पहले भी इतना कर रहा है तो बाद में क्या करेगा, कोई नहीं करता। तो ये है मेरे बच्चों, तो दुबई में कृत्रिम बारिश कराएगी और वहां निकासी व्यवस्था नहीं थी तो बाढ़ आ गई थी। और अब तुम ये कह रहे हो भी पंजाब हरियाणा को डुबो दिया है भी कृत्रिम बारिश कराएगी, सुनने में आया भी, मैंने तो देखा नहीं भी देखो रियल में, परंतु सुनने में आया। जो बच्चा, मैं तुम्हारी थिंकिंग बदलना चाहती हूँ, मेरे का कोई इरादा नहीं है, तुम जिस देखो मेरे कहने से तुम बदल जाओगे, अरे बदल जाओगे, परंतु मेरा टारगेट रहता है, मेरा टारगेट ये रहता है भी मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा तुम्हारे में मेरे वाली सोच डाल दूं, ताकि तुम उस नजरिए से देखो उस चीज को।
उस दिन भी मैंने बोला था तो कईयों ने मुद्दा बना लिया था, मैडम गुस्से में थी, जैसे 5 स्तंभ था, मैं कोई गुस्से में नहीं थी। पार्टी करो, मैंने हमेशा कहा है मैं कभी भी खिलाफ नहीं होती, भी लड़के और लड़कियां पार्टी खूब इंजॉय किया करो, अपनी लाइफ के इंजॉय, परंतु एक लिमिट, एक मर्यादा। बैठ के पार्टी करो, नाचो खूब, परंतु मेरा वो होता है भी एक लिमिट के बाद क्रॉस ना करे, भी कोई किसी को ठोस ना पहुंचे, उसका मेरा यही होता है। परंतु बच्चे, कई बच्चे कहते हैं मैडम ने जानबूझ के डांटा है, ऐसे कुछ बातें आई थी, परंतु मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं चाहती हूँ भी लाइफ जियो, खुल के जियो, ये मेरा जिंदगी का ओपिनियन है। हमेशा मैं हमेशा कहती हूँ भी ना मैं किसी से डरती हूँ, ना मैं कभी ऐसा कोई काम करती हूँ, मैं बोल देती हूँ, जो मन में आया मैं बोल देती हूँ, मैं बोलती हूँ उसी बंदे के सामने बोलती हूँ, ये नहीं है पीठ पीछे किसी के बोलना। वैसे ही तुम बना लो अपनी लाइफ, तुम्हें लगेगा ना टेंशन बहुत है, कोई टेंशन नहीं है, हमारी खुद की बनाई हुई है। पहले तो हम किसी के बारे में कह देते हैं, फिर उसकी टेंशन लेते रहते हैं, बाद में क्या होगा, अरे फिर बोला ही क्यों। तो चलो बात बहुत होगी भी, फिर क्वेश्चन रह जाएगा। अब ये बता दो मेरे बच्चों, तो दुबई में कृत्रिम बारिश कराई गई, रील देख लेना मिल जाएगी। तो नेपाल जो है, नेपाल की राजधानी बता दो मेरे बच्चों, काठमांडू। काठमांडू जो है, इसमें हेडक्वार्टर किसका पड़ता है मेरे बच्चों? काठमांडू में हेडक्वार्टर पड़ता है मेरे बच्चों, सारक का पड़ता है। आज सारक के बारे में मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, पुराने बच्चे सोचेंगे मैडम तो अब लग जाएगी। चलो सारक मेरे बच्चों, ये एस डबल ए है मेरे बच्चों, एस है डबल ए आर के आर सी, सारक। सारक का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की। क्लियर है? और नेपाल के जो हाल ही में जो है प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, कौन थे? ओपी ओली थे। क्लियर है? क्यों दिया? क्यों दिया? क्योंकि वहां गठबंधन की सरकार थी, इसीलिए जनता ने हंगामा कर दिया और इस्तीफा देना पड़ा। क्लियर मेरे बच्चों? और उपराष्ट्रपति कौन बन गए? सीपी राधाकृष्णन बन गए। चलो अब हमारा जो है, कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आरबीआई पढ़ा था। पहले कल वाला 5 मिनट रिवीजन दे देते हैं। आरबीआई की स्थापना मेरे बच्चों 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और किस एक्ट के तहत की गई थी? एक्ट पूछे 1934 का था। वर्तमान में जो है आरबीआई के गवर्नर कौन है मेरे बच्चों? संजय मल्होत्रा। पहले कौन थे? पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ थे। पहले कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ थे। और वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन से नंबर के हैं? 26वें नंबर के हैं। 25वें के कौन थे? शक्तिकांत दास। ये कल लिखवा दिया था मेरे बच्चों, बार बार नाम सुन लिया आपने। उसके बाद जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया मेरे बच्चों? राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी, हाँ जी, 1949 को किया गया। भी सरकार का बन गया था। पहले ये क्या था? एक निजी बैंक था। और जब ये निजी बैंक बनाया गया था, उसके पास अगर पूछता है कई बार भी इसके पास संपत्ति कितनी थी, वो 5 करोड़ की थी। कितनी थी मेरे बच्चों? 5 करोड़ की थी जब इनका बैंक बनाया गया था। क्लियर मेरे बच्चों? ये बातें कल हो चुकी थी। अब जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आरबीआई के कार्य। क्या पढ़ेंगे? आरबीआई के कार्य। आज जो है आरबीआई जो है बैंक के बारे में आज हम पढ़ेंगे, आरबीआई के कार्य, काम, जो क्या काम करता है ये। पहले 1 मिनट का क्वेश्चन और है भी, जो अब आरबीआई का लोगो क्या है वो बता दो, इससे क्वेश्चन आता है। आरबीआई का लोगो है, बनाना तो नहीं आता पर मैं कोशिश करती हूँ। ऐसे गोल दायरा है, उस पे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। ऐसे यहाँ इंग्लिश में लिखा है मेरे बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे लिखा है। यहाँ जो है किसकी फोटो बनी है? बाघ बना। मैं नाम लिख देती हूँ, मेरे को बाघ का चित्र बनाना ही नहीं आता। उसी बाघ पे एक पेड़ बना हुआ है।
टहनियां सी बनी हुई है, एक उस बाग की फोटो लगाई हुई है, बाग बना हुआ है और उस पे किसके, कौन सा वृक्ष है ये, किसका है, ताड़ का पेड़ है। किसका है मेरे बच्चों, ताड़ का पेड़ है, ताड़ का पेड़ है मेरे बच्चों। किसका है, ताड़ का पेड़ है। और यहां जो पहले बाघ जो पशु था, अरे बातें नहीं दी, ये लोगो है मेरे बच्चों, बातें नहीं। और यहां जो पशु दर्शाया गया है वो क्या दर्शाया गया है, बाघ। बाघ हमारा क्या है मेरे बच्चों, क्या है, राष्ट्रीय पशु। पहले इस बाघ के स्थान पे क्या था मेरे बच्चों, शेर था, वो भी हमारा क्या था, राष्ट्रीय पशु था। शेर से बाघ राष्ट्रीय पशु कब बना दिया गया था, 1973 में। पहला जो हमारा राष्ट्रीय पशु था वो शेर था मेरे बच्चों। 1973 में बाघ को हमारा क्या बनाया गया, राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। तो अब जो आरबीआई का लोगो है उसमें बाघ की फोटो लगी हुई है, उस फोटो पे जो वृक्ष की टहनियां दिखाई गई है वो ताड़ का वृक्ष है। किसका है, ताड़ का वृक्ष है। और ताड़ का वृक्ष हमें क्या दर्शाता है, ये समृद्धि और उर्वरकता को दर्शाता है। किसको, समृद्धि और है भारत के, देश की, लिख लो क्या पता ये लाइन आ जाए। ये ताड़ का जो पेड़ है देश के लिए क्या दिखाता है, ये देश की समृद्धि और उर्वरकता को दर्शाता है। देश की समृद्धि और उर्वरकता को दर्शाता है। क्लियर है, अरे क्लियर है। और जो बाघ है वो देश का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्रीय पशु है, वो देश का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर है मेरे बच्चों। अरे लोगों पूछ लेता है तो ये ध्यान रहे तुम्हें। क्लियर है। ऊपर जो हिंदी का नाम लिखा है नीचे इंग्लिश में लिखा है, और एक बार देख लेना बाद में, अब नहीं। चलो अब क्या करेंगे, आरबीआई के कार्य। तो पहला ही है मेरे बच्चों, ये तो मैंने तुम्हें लिखा दिया, आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक है भारत सरकार का, केंद्रीय बैंक है। दोनों में से कोई भी दे दे, केंद्रीय बैंक कौन सा है और सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो कौन सा है, आरबीआई है। तो आरबीआई का पहला कार्य लिखो मेरे बच्चों, पहला है नोट छापना। नोट छापने का कार्य कौन करता है, आरबीआई करता है। पहला कार्य है नोट की छपाई करता है। नोट जो प्रिंट करवाता है, छपाई करवाता है, वो कौन करवाता है, आरबीआई करवाता है। लिख लिया मेरे बच्चों, अरे लिख लिया। चलो अब देखो मेरे बच्चों, अब तुम्हें क्या पढ़ना है, अब सुनो, सुन लो ध्यान से, सुनना है फिर लिखना, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। पहले सुन लो, 1 रुपए का नोट देखा है मेरे बच्चों, 1 रुपए का नोट देखा है, उसके साथ सिक्के, सिक्के देखिए, 1 रुपए का नोट और सिक्के, ये जो छापते हैं, प्रिंट करते हैं, ये कौन करता है, भारत सरकार करती है। कौन करता है मेरे बच्चों, भारत सरकार करती है, भारत सरकार। भारत सरकार ऑप्शन में ना हो तो कौन कराता है मेरे बच्चों, वित्त मंत्रालय। लड़कों में आवाज बड़ी आ रही है, देख लो, और मेरे को दिखाई दे रहे हैं, मैं जब क्वेश्चन पूछूंगी तब नहीं आए, फिर ध्यान से सुन लो। मजाक होता है, अच्छी बात है, हंसना भी बहुत अच्छी बात है, परंतु पढ़ना भी बहुत जरूरी है। देखो मेरे बच्चों, नोट छापता है, मैंने ये बोला ये आरबीआई का काम है। आरबीआई क्या करता है, मनी प्रिंट करता है, पैसे जो छापता है, ये समझ में आया। उसके साथ क्वेश्चन आता है भी 1 रुपए का जो नोट है, नोट लिख देती हूँ, 1 रुपए का नोट है और सिक्के जितने भी हैं वो कौन छापता है, तो कौन छापता है, दो नाम आते हैं उसमें, भारत सरकार या वित्त मंत्रालय, दोनों एक ही बात है। कौन छापता है, भारत सरकार या वित्त मंत्रालय। क्लियर है मेरे बच्चों इतना। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है वो बता दो, वेरी गुड। वर्तमान में वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण क्या है, भारत में वर्तमान में
वित्त मंत्री है। क्लियर? और नोट कौन छापता है? भारत सरकार या वित्त मंत्रालय इनको छापता है। क्लियर? परंतु इसमें जो सिग्नेचर होते हैं मेरे बच्चों, जो 1 रुपए के नोट पे और सिक्कों पे सिग्नेचर देखिए, इस पे हस्ताक्षर बोलते हैं। 1 रुपए के नोट पे जो साइन होते हैं वो किसके होते हैं मेरे बच्चों? वित्त सचिव के होते हैं। एक रुपए का नोट, सिर्फ ध्यान रखना, 1 रुपए का नोट और सिक्के जिन पे जो सिग्नेचर होते हैं वो किन के होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। तो वर्तमान में जो वित्त सचिव कौन है, कोई बच्चा बता सकता है? वर्तमान में वित्त सचिव कौन है भारत सरकार का? अजय सेठ, लिख लो मेरे बच्चों। वर्तमान में जो है वित्त सचिव है मेरे बच्चों अजय सेठ। और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। और वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। क्लियर है मेरे बच्चों? उसके अलावा कौन कौन से नोट बच गए? एक रुपए का तो हमने छाप ही लिया, साइन भी कर लिए। अब 2 का, 5 का, फिर 10 का, फिर अच्छा 20 का रह गया ना, 20 का, फिर 50 का, फिर 100 का, फिर 200 का, 500 का, फिर 2000 का है क्या? नहीं है मैडम, चलन से बाहर हो गया। ये थे मेरे बच्चों ये नोट। ये नोट जो है प्रिंट कराने का काम कौन करता है? आरबीआई कराता है। ये जो नोट छापते हैं, ये मैंने सारे नोट लिख दिए हैं। ये क्या सारे नोट हैं। ये कौन छापता है? इस काम कौन करवाता है? आरबीआई करवाता है। और जो 1 रुपया का नोट और सिक्के कौन जारी करता है? भारत सरकार करती है। क्लियर है? अरे क्लियर है सभी के? अब देखो 1 रुपए के नोट पे किसका चित्र बना, 2 रुपए के नोट पे किसका चित्र बना? पहले तो एक वाला बता दो। 1 मिनट मेरे बच्चे। 1 रुपए का जो नोट है, 1 रुपए का नोट है, किसी के पास है? नहीं है जी। अरे 1 रुपए कौन रखे है? घर पे, यहाँ नहीं है ना, हमें जरूरत आता है। 1 रुपए के नोट पे जो फोटो लगी है, सुन लो मेरे बच्चों, घर जाके देख लेना, वैसे कम ही मिलते हैं, मिल ही जाएंगे कई घरों में। तो उस पे लगी है मेरे बच्चों जॉर्ज पंचम की। अरे बातें नहीं, उस पे जो फोटो लगे, पुराना नोट देखना, नया बना वो अलग। लिखो 1 रुपए के नोट पे जो फोटो लगी है वो किसकी लगी है मेरे बच्चों? जॉर्ज पंचम की। अरे सुन लो, ये बातें नहीं भाई, या तो तुम बाहर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, पढ़ने वाले बच्चे मेरे को 2 ही ठीक है, कोई भीड़ से जरूरत नहीं है, बस पढ़ने वाले होने चाहिए। 1 रुपए के नोट पे किसकी फोटो लगी है? जॉर्ज पंचम की लगी है। ये वही जॉर्ज पंचम है जो 1911 में दिल्ली आया था, जहां दिल्ली दरबार लगाया गया, दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया था, और इन्होंने घोषणा की थी कि जो भारत की राजधानी है वो कोलकाता ही क्यों, दिल्ली शिफ्ट की जाए। तो 11 में घोषणा कर दी थी कि भारत की राजधानी क्या होनी चाहिए? दिल्ली होनी चाहिए। और 12 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी। क्लियर है? परंतु अब जो नए नोट आए हैं 1 रुपए के नोट, अब तो नहीं है, परंतु अब छपाई नहीं हो रही, 1 और 2 रुपए के नोट नहीं छप रहे, जो पुराने हैं वो ही चल रहे हैं। क्लियर है? तो उसमें जो लगा है मेरे बच्चों अशोक का स्तंभ, अब जो है उसमें क्या है, अब इसके स्थान पे क्या आ गया? अशोक का स्तंभ, अशोक का स्तंभ। अब क्या आ गया मेरे बच्चों? अशोक का
स्तंभ। अशोक का स्तंभ की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये स्टैटिक जीके तुम्हारी साथ हो रही है टॉपिक के साथ ही, ये अलग से करवाते हैं स्टैटिक जीके, तो तुम्हारा तुम साथ साथ नोट कर लिया तो इन चीजों को। अशोक का स्तंभ देखा मेरे बच्चों सभी ने? अरे देखा, उस पे कितने जो है पशु, 4 तो शेर होते हैं मेरे बच्चों। अशोक का स्तंभ है, उस पे जिसपे देखा हो एक डंडी सी होती है, उस पे लगा होता है, जैसे कई ऑफिस में भी पड़ा मिल जाता है, जिसमें 4 शेर दिख, 3 तो हमें दिखाई देते हैं, पीछे वाला नहीं दिखाई देता। तो उसमें कितने पशु होते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी अशोक के स्तंभ में कितने पशु होते हैं। तो पशु कितने होते हैं मेरे बच्चों? 4 होते हैं, 4 पशु होते हैं उसमें। लिख लो उनके नाम क्या क्या है। एक तो मेरे बच्चों शेर हो गए, कितने शेर हैं? 4 शेर हैं। उसके साथ एक बेल है मेरे बच्चों, क्या है? बेल है। बेल सभी जानते होंगे, अरे बेल समझते हो? जो नंदी होता है, शिव का नंदी, वो बेल होता है। तो एक बेल है मेरे बच्चों, उसके साथ एक जो है हाथी है, और एक जो है मेरे बच्चों घोड़ा है। घोड़ा एक, 4 शेर हैं। टोटल पशु कितने हो गए? 7 हो गए मेरे बच्चों। टोटल पशु पूछे तो कितने हो गए? 7 हो गए, जिसमें 4 शेर हैं, एक बेल है, एक हाथी है और एक घोड़ा है। ठीक है, प्रजाति पूछे तो 4 पशुओं की दिखाई गई है, और वैसे टोटल पशु पूछे तो कितने हैं? 7 हैं। क्लियर? मैंने 4 लिख दिया, वहां 7 कर लेना। ठीक है, टोटल पशु पूछे तो कितने हैं मेरे बच्चों? 7 है। 7, जिसमें शेर 4, एक बेल, एक हाथी और एक घोड़ा। क्लियर है? और उसी के नीचे एक चक्कर बना होता है, अशोक चक्र बोलते हैं। इसी के नीचे उसके जो एक साइड हाथी दिखाया गया है, एक साइड घोड़ा दिखाया गया है, उसी के बीच में एक है जो चक्कर बना हुआ है मेरे बच्चों, इसी में ऐसे धारियां से दी हुई है, जिसे अशोक चक्र बोलते हैं। कितनी तिलियां हैं इसमें? इस अशोक चक्र जो है, इसमें जो कितनी तिलियां हैं मेरे बच्चों? तिलियां दर्शाई गई है, वो कितनी है? 24 है। जो ये 24 तिलियां किसको दर्शाती है वर्तमान में? समय को। ये 24 तिलियां किसको दर्शाती है मेरे बच्चों? समय को। और पहले जब ये अशोक के सारनाथ से ये चक्कर लिया गया था, ये जो चक्कर है, उस टाइम कितनी तिलियां थी उसमें? 32 तिलियां थी मेरे बच्चों। उस टाइम में उसमें कितनी तिलियां थी? 32 तिलियां थी, जिसमें से 24 रखी, जो अभी हमें डिनोट करती है, वो टाइम को डिनोट करती है। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? उसके बाद लिखो मेरे बच्चों, 1 रुपए का नोट कर लिया ना हमने, अब 2 रुपए का करते हैं। चलो, 2 रुपए का नोट लिख लो। 2 रुपए के नोट पे जो मेरे बच्चों पहली हमारी सैटेलाइट आर्यभट्ट की फोटो लगी है, तो उसकी पूरी लाइन लिख लो। देश की पहली सैटेलाइट है आर्यभट्ट। इसमें 2 रुपए के नोट पे देश की फोटो, तो ध्यान है ना, मैं फोटो की जिक्र कर रही हूं, उसके पीछे फोटो लगी है। देश की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट, आर्यभट्ट की फोटो लगी है। देश की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट की फोटो लगी है। ये आर्यभट्ट जो है संस्थान, जो कहाँ स्थित है मेरे बच्चों? जिसको सीपी धवन जो जिससे लगा है, जहाँ से ये लॉन्च होते हैं, मंगलयान जैसे चंद्रयान हम भेजते हैं, कहाँ से लॉन्च करते हैं? सतीश धवन। कहाँ पड़ता है सतीश धवन? हरिकोटा। सतीश धवन कहाँ स्थित है? हरिकोटा। हरिकोटा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? अरे क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं? अब लिखो यहाँ, अब क्या लिखा है? अशोक का स्तंभ। पहले थी, पहले जब नोट प्रिंट हुआ तब उस टाइम क्या थे? देश की पहली सैटेलाइट है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को तो जानते होंगे, अरे जानते हो? हमारा क्या मैडम रिश्तेदार थोड़ी है, हम जानते हैं, है ना? आर्यभट्ट जो मेरे बच्चों, जिन्होंने किस किस की खोज की थी आर्यभट्ट ने? जीरो की,
दशमलव प्रणाली लेके आने वाले, गणित सबसे बेस्ट। गणित की बुक्स में देखना आर्यभट्ट का नाम लिखा होगा, गणित की बुक आती है उसमें आर्यभट्ट का नाम स्पेशल होता है। तो आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी? जीरो की थी, दशमलव की थी। क्लियर है? अब जो यहाँ जो अब लगे फोटो, अब ये 2 रुपए का जो नोट है प्रिंट नहीं होता, पुराने नोट ही चलन में है, अब आरबीआई इसको प्रिंट नहीं करवाती। तो अब इसकी किसकी फोटो है? अशोक स्तंभ है। क्या है मेरे बच्चों? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जिसका हमने जिक्र कर ही लिया है, अशोक स्तंभ का। अशोक स्तंभ कहां से लिया गया? सारनाथ से। अब लिखो मेरे बच्चों, 5 रुपए का जो नोट है उस पे क्या है मेरे बच्चों? ट्रैक्टर से खेत जोतता हुआ किसान। 5 रुपए के नोट पे किसकी फोटो है मेरे बच्चों? मैं यहां से अलग दे देती हूँ। 5 रुपए का जो नोट है उस पे किसकी फोटो है मेरे बच्चों? ट्रैक्टर से खेत जोतता हुआ। खेत है जोतता हुआ किसान। अच्छा, ये रहा भाई, ट्रैक्टर से खेत जोतता हुआ किसान। और दूसरी साइड जो है यहाँ तो अशोक स्तंभ जो है उसका ही लिया गया है, परंतु अब यहाँ जो नया प्रिंट है 5 का नोट, वहाँ दूसरी साइड महात्मा गांधी की फोटो है। दूसरी साइड किसकी है? महात्मा गांधी की फोटो है। तो ये ध्यान रखना भी पिक्चर किसकी लगी है? ट्रैक्टर से खेत जोतता हुआ किसान। तो ये किसको डिनोट कर रहा है? क्योंकि भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है, तो भारत की जो है खेती को दर्शा रहा है। तो ये ध्यान रखना, जो 5 रुपए के नोट, इस पे सिग्नेचर किसके होते हैं? 5 और 2 के नोट पे आरबीआई के गवर्नर के। किसके साइन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। और 1 रुपए के नोट और सिक्कों पर वित्त सचिव के। किसके होते हैं? वित्त सचिव के। चलो उसके बाद लिखो मेरे बच्चों 10 रुपए का नोट। 10 रुपए का जो नोट है उस पे किसकी फोटो है? सूर्य मंदिर है, कोणार्क, जो कहाँ पड़ता है मेरे बच्चों? ओडिशा में पड़ता है। क्लियर? उसके बाद आता है मेरे बच्चों 20 रुपए का नोट। 20 रुपए के नोट पे किसकी पिक्चर है? एलोरा की गुफाएं। कहाँ पड़ती है ये? कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। उसके बाद है मेरे बच्चों 50 रुपए का नोट। किसकी फोटो है 50 रुपए के नोट पे? कर्नाटक का हम्पी। कर्नाटक का हम्पी। कर्नाटक का हम्पी। एक बार ये देख लेना, देखने से बहुत देखते तो हो परंतु ध्यान नहीं दिया मैडम, वही बात है ना। तो कर्नाटक का हम्पी की फोटो लगी है उसपे। उसके बाद है मेरे बच्चों 100 रुपए का नोट। 100 रुपए के नोट पे क्या है? रानी की बाव। क्या है मेरे बच्चों? रानी की बाव। कहाँ पड़ती है ये? कहाँ पड़ती है? गुजरात में। गुजरात के पाटन शहर में। कहाँ पड़ती है? गुजरात के पाटन शहर में। उसके बाद है मेरे बच्चों 200 रुपए का नोट। किसकी फोटो है 200 रुपए के नोट पे? सांची का स्तूप।
ये सांची का स्तूप जो है किसको डिनोट करता है मेरे बच्चों, किसको करता है? ये बौद्ध विरासत है। सांची का स्तूप क्या है? बौद्ध विरासत है। बौद्ध विरासत स्थल है ये। सांची का स्तूप कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है बताओ, बताओ रे, कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है मेरे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? अरे लिख लिया सभी ने? चलो उसके बाद कौन सा नोट आता है? कौन सा नोट मेरे बच्चों? 500 का। 500 के नोट पे क्या है मेरे बच्चों? दिल्ली का लाल किला। नई दिल्ली या दिल्ली सीधा ही? लाल किला कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में पड़ता है या दिल्ली में पड़ता है? कौन कौन गया लाल किले में? लाल किले के अंदर कौन कौन गया है? लाल किले में गया हो? कोई नहीं गया? इधर लड़कियों में कोई नहीं गए भी? ये तो गलत बात है। दिल्ली कितनी दूर है हमारे से? ये पास बड़ी हरियाणा ने 3 तरफ से गए रखा है, फिर भी नहीं गए दिल्ली। हाँ जाना चाहिए। चले फिर? चलो फिर बात करेंगे भी मैनेजमेंट से, सारे इकट्ठे चलेंगे फिर, है ना? चलो 500 रुपए के नोट पे क्या है मेरे बच्चों? नई दिल्ली का लाल किला। और लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया जाता है? 15 अगस्त को। कौन फहराता है? प्रधानमंत्री फहराता है। अब उसके बाद जो है एक नोट तो लिख लिया, परंतु है नहीं वास्तव में, परंतु लिख लो 2000 का। ये चलन से बाहर हो गया मेरे बच्चों। तो इसमें किसका फोटो था? मंगलयान। किसका था? मंगलयान। 2000 के नोट पे किसकी पिक्चर थी? मंगलयान की थी। क्लियर? तो ये आपके नोट हो गए। और आरबीआई के मैंने नोट के साथ साथ तुम्हें सारे फोटो बता दिए, और तुम देख लेना भी। कल ले आना एक एक मेरे लिए, सारे नोट एक एक ले आना। 2000 वाले को छोड़ के, इतना बड़ा नोट मैं नहीं लेती, सारे ले आना। ठीक है? चलो ठीक है मेरे बच्चों। अरे क्लियर है? तो पहला कार्य क्या था आरबीआई का? नोट छापना। अभी तक नोट छापते हैं, परंतु नोट छापना तो था मेरे बच्चों, नोट छपते कहाँ कहाँ हैं वो और लिखो। अभी एक ही कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है। नोट की छपाई कहाँ कहाँ होती है? नोट की छपाई मेरे बच्चों, अब वो देख लेते हैं। ये 4 स्थान है मेरे बच्चों, 4 स्थान है। पहले देखो, दो स्थान जो है इस साइड पड़ते हैं। एक जो पड़ता है मेरे बच्चों मध्य प्रदेश, और एक पड़ता है वेस्ट बंगाल। और एक दो इधर पड़ते हैं, कौन कौन से मेरे बच्चों? महाराष्ट्र और कर्नाटक। दो इस साइड पड़ते हैं। ये तो जो है राज्य के नाम है, इनके अलग अलग स्थान दिए, वो मैं बताऊंगी। पहले ये राज्य कंप्लीट करो भी। 4 स्थानों पे नोट की छपाई होती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का मेरे बच्चों क्या है? देवास। क्या है मेरे बच्चों? देवास। यहां देवास में नोट छपाई के साथ ही मेरे बच्चों स्याही भी बनती है। नोट छपाई के साथ क्या बनती है? यहाँ स्याही भी बनती है। मैं लिख देती हूँ दोनों बातें। नोट छपाई के साथ स्याही, स्याही ही लिख लेना मेरे बच्चों।
स्याही। नोट छपाई के साथ साथ यहाँ क्या बनती है, स्याही भी बनती है देवास में। क्लियर है? इसी के स्थान में मध्य प्रदेश में एक स्थान है मेरे बच्चों, होशंगाबाद। कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश में है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ क्योंकि वेस्ट बंगाल वाला मैं एक बार हटा देती हूँ। ये ध्यान रखना, तुम ये अलग रखना। अब मैं हटा रही हूँ, तुम मेरे साथ साथ मत हटाना। मैंने तुम्हें ये 4 स्थान बता दिए, ये तो रखना ही रखना है। मैं तो यहाँ लिखने के लिए हटा रही हूँ, इसको कुछ लिखना था। ये मध्य प्रदेश में एक स्थान पड़ता है मेरे बच्चों, कौन सा? होशंगाबाद। होशंगाबाद एक स्थान पड़ता है, कहाँ? मध्य प्रदेश में। वहां जो नोट छापने के लिए जो कागज चाहिए ना, अरे नोट छपाई के लिए जो कागज प्रिंट होता है वो यहाँ बनता है। होशंगाबाद में जो नोट छापने के लिए कागज बनते हैं, यहाँ होशंगाबाद में नोटों के लिए कागज तैयार किए जाते हैं। तुम अपनी लैंग्वेज में कैसे लिख लिया? तो यहाँ नोट छापने के लिए कागज तैयार किया जाता है, कहाँ? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। क्लियर मेरे बच्चों? अब जो है सिर्फ एक ही स्थान है जहाँ कागज, जो नोट के लिए कागज तैयार किया जाता है। उसके बाद हमें कागज की जरूरत पड़ती है तो हम विदेशों से मंगवाते हैं। होशंगाबाद के अलावा जितने कागज की भरपाई नहीं होती है, हमें जरूरत पड़ती है तो हम और जो है कहाँ से करते हैं? विदेशों से कागज मंगवाते हैं। प्लस में विदेशों से भी कागज मंगवाते हैं, विदेशों से भी कागज मंगवाते हैं, लिखने विदेशों से भी हमें कागज मंगवाते हैं नोट छपाई के लिए। और यहाँ हमारे कहाँ, हमारे देश में कहाँ छपते हैं कागज तैयार होते हैं? होशंगाबाद में। क्लियर है? और देवास में क्या होती है? नोटों की छपाई होती है और उसके साथ क्या होती है? स्याही बनती है। क्लियर? स्याही तैयार की जाती है। कागज भी यही तैयार होता है मध्य प्रदेश में, और नोट की स्याही है वो भी यही तैयार होती है, और साथ में क्या होती है? यहाँ नोटों की छपाई होती है। उसके बाद हमने दूसरा स्थान लिखा था मेरे बच्चों, क्या लिखा था? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का जो है कोलकाता नहीं है मेरे बच्चों, वेस्ट बंगाल के है सालबोनी। एक सालबोनी स्थान है वेस्ट बंगाल का, जो कोलकाता से आसपास ही है। वेस्ट बंगाल का स्थान है सालबोनी। सालबोनी एक स्थान है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है मेरे बच्चों, सालबोनी स्थान। इसमें जो ये इसकी स्थापना की गई थी वो 1996 में की गई थी। 1996 में इसकी स्थापना की गई थी वेस्ट बंगाल में। सालबोनी ये स्थान पड़ता है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है मेरे बच्चों? कोलकाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश की क्या है? भोपाल है। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके यहाँ नोट छपाई होती है मेरे बच्चों, यहाँ क्या होती है? नोट छपाई होती है। बाकी जो है मैं लिखाती जाऊंगी। अब तुम्हें ध्यान रखना, मैं ये 4 स्थान किसके बताए? मैंने नोट छपाई के बताए हैं। उसके अलावा मैंने 2 स्थान बताया भी, देवास में जो है नोट छपाई के साथ ही स्याही बनती है, और उसके साथ ही होशंगाबाद में कागज तैयार होते हैं। उसके बाद है मेरे बच्चों महाराष्ट्र में कौन सा स्थान है? नासिक। महाराष्ट्र का जो है नासिक है, वहां नोट छपाई होती है। नासिक मेरे बच्चों, नासिक वाले प्याज आ गए ना, नासिक के प्याज, जो आपने देखा होगा प्याज बेचने वाले होते हैं वो कहते हैं नासिक के प्याज ले लो। वो थोड़े रेड कलर वाले होते हैं ना, वो ये महाराष्ट्र साइड ज्यादा होते हैं। वैसे तो हमारे हरियाणा में मिल जाते हैं, परंतु वो कहते हैं वहाँ वो गलते नहीं है ज्यादा जल्दी, लंबे टाइम तक रह जाते हैं, उसको स्टॉक करके रख सकते हैं। रेड कलर का प्याज आता है, वो यहाँ नासिक का है। तो नासिक में, और ये जो है अगर तुम्हें पूछे भी मुख्य स्थान नोट छपाई होती है, ये मुख्य स्थान है, सबसे प्रमुख स्थानों में से ये मुख्य स्थान है इसका, नोट छपाई में इसका मुख्य स्थान है, मुख्य स्थान है। उसके बाद जो है कर्नाटक का कौन सा है मेरे बच्चों? कर्नाटक का पुराना नाम भी है, ये कर्नाटक पूरा नाम लिखूं क्या? ये लो, कर्नाटक का मैसूर। हम जो है ये मैसूर, जो मेरे बच्चों हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब मैसूर का जिक्र आएगा, तब मैसूर की हम मैसूर आंगल युद्ध पढ़ेंगे तब उसमें मैसूर का जिक्र आएगा। तो ये कर्नाटक का, इसके साथ एक लाइन और भी लिख लेना भी, कर्नाटक का पुराना नाम क्या है? मैसूर।
और मैसूर में भी नोट छपाई होती है। तो 4 स्थान अगर राज्य पूछे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, 2 इस साइड के 2 उस साइड के, याद रख लेना, ऐसे याद रह जाता है भी। महाराष्ट्र के तुरंत बाद कर्नाटक है और इधर मध्य प्रदेश के तुरंत लगता है बांग्लादेश। क्लियर है? अरे क्लियर है? ये 4 स्थान राज्य पूछे तो मैंने राज्य बता दिए और प्रॉपर स्थान पूछे वो बता दिए। जो है मध्य प्रदेश का देवास है, वेस्ट बंगाल का सालबोनी है, और जो महाराष्ट्र का नासिक है, और है कर्नाटक का मैसूर है। क्लियर है मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? रिपीट कराने की जरूरत नहीं है। चलो उसके बाद मेरे बच्चों अब नोट छाप लिए हमने, कहाँ कहाँ छपते हैं वो कर लिया, और किन किन कौन कौन से नोट कौन कौन छापता है वो कर लिया, और कौन कौन से नोट पे किस किस की पिक्चर है वो कर लिया। क्लियर है? अब सेकंड कार्य ले, एक लाइन और लिखनी थी तो मैं ऐड कर लूं। अब इन पे बता दो मेरे बच्चों, जो नोट तुम पढ़ते हो, नोट देखा, नोट तो सभी ने देख रखे होंगे, ऐसा कोई बच्चा जिन्होंने नोट नहीं देखा हो? बावली बात करते हो मैडम। तो नोट पे कितनी भाषाएं होती है मेरे बच्चों? नोट पर कितनी भाषाएं कितनी होती है मेरे बच्चों? 17 भाषाएं होती हैं। 17 भाषा में लिखा होता है। 10 का नोट है तो 10 रुपए 17 भाषा में लिखा है। क्लियर है? 10 रुपए का नोट है तो 10 रुपया जो लिखा है वो 17 भाषाओं में लिखा है। क्लियर है? चलो उसके बाद नेक्स्ट जो है कार्य लिखो। इसे सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। सेकंड कार्य अब तो कुछ नहीं है, बस इसी में सबसे ज्यादा था। सेकंड कार्य लिखो, सरकार का बैंक के रूप में कार्य करता है। थर्ड लिखो, बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करता है। बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करता है। फोर्थ लिखो, विदेशी विनिमय नियंत्रण का कार्य करता है। एक बार लिख लो फिर सारे समझा दूंगी। विदेशी विनिमय का कार्य करता है। विनिमय नियंत्रण का कार्य करता है। एक बार लिख लो, सारी हर एक पॉइंट बता दो तुम्हें क्या है ये विदेशी विनिमय क्या होता है बता दो। आगे लिखो, मौद्रिक नीति बनाने का कार्य करता है। मौद्रिक है जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति बनाने का कार्य करता है। लिख लिया मेरे बच्चा? लिख लिया? ये मुख्य कार्य है, नोट छापना, सरकार का बैंक के रूप में कार्य करना, और बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करना। क्योंकि बैंक पैसे कहाँ से लेते हैं? आरबीआई से लेते हैं। सरकार पैसे कहाँ से लेते हैं? आरबीआई से लेती है, नहीं जनता से लेती है, टैक्स वगैरह डाल के। तो उसमें 2 पॉलिसी तैयार होती है, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। जो राजकोषीय नीति है उसका ढांचा कौन तैयार करती है? सेंट्रल सरकार करती है। उसमें क्या आता है मेरे बच्चों? टैक्स वगैरह आ जाते हैं, शुल्क वगैरह आ जाते हैं। टैक्स वगैरह, शुल्क वगैरह जितने आए ना वो सेंट्रल सरकार डालती है, वित्त मंत्रालय डालता है भी कहाँ से देश से पैसा लिया जाए जनता से। तो राजकोषीय नीति में आता है, टैक्स हमेशा राजकोषीय नीति में आता है। कोई भी शुल्क दे रहे हैं हम, कोई भी फीस दे रहे हैं कागज की, जो सरकारी कागजात है, तो उसकी वो किस में आती है? राजकोषीय नीति डिसाइड करती हैं।
पैसे से संबंधित ब्याज दरें होती है वो डिसाइड कौन करता है? आरबीआई करता है। किस पॉलिसी के तहत है? मौद्रिक नीति के तहत। एक रह गया इसमें पॉइंट, विदेशी विनिमय। विदेशी विनिमय होता है दूसरे देशों के साथ लेन देन होता है, वो किससे होता है? आरबीआई काम करता है। जो विदेशी देशों में जो हमारी मुद्रा, जैसे कोई अमेरिका रह रहा है, डॉलर भेज रहा है, तो उसका जो है कौन बदला करता है? आरबीआई बदलता है। जो हमारे पैसे दे देंगे यहाँ जनता को और वहाँ डॉलर इकट्ठा करता है। तो इसके साथ एक पॉइंट था मेरे बच्चों, भी जो है आरबीआई नोट छापता है। हमने बातें तो कर ली थी। विदेशी विनिमय का पता चला मेरे बच्चों, दूसरे देशों के साथ हमारा लेन देन, उसको नियंत्रण कंट्रोल करता है। अरे पीछे बातें हो रही है, तो उनको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। भी लेन देन होता है दूसरे देशों के साथ पैसे का, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। अगर आरबीआई कंट्रोल ना करे तो अपनी मनमर्जी से, तो तुम्हें पता ही है मेरे बच्चों, कोई भी काम होता है। मैंने जैसे तुम्हें एग्जांपल डेली देती हूँ भी, अगर मनुष्य कोई कम नहीं है। आज भी पशुओं से हम कहते हैं ना, शेर सबसे खतरनाक प्राणी है, तो शेर से ही हम खतरनाक हैं। उसको तो कंट्रोल किया जा सकता है, हमें कंट्रोल नहीं, परंतु हमें जो प्रशासन के द्वारा कंट्रोल किया गया है। अगर पुलिस वगैरह ये चीजें ना होती, सजाएं ना होती, तो हम वो सबसे खतरनाक प्राणी अगर पूछे प्रजाति, तो मनुष्य प्रजाति सबसे खतरनाक है। और सबसे बेस्ट प्रजाति पूछे तो मनुष्य है, जिसको सारी चीजें हैं उसके पास, अकल बुद्धि सब, समझने की, खाने पीने सब की, उसको पता है भी क्या अच्छा क्या बुरा है। एक ऐसा प्राणी है जिसको सब कुछ पता है। बाकी किसी ना किसी पशु या जीव में कमी होती है किसी किसी चीज की। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो नोट छपाई के साथ एक लाइन और लिखनी थी मेरे बच्चों, वो आप लिख लो भी। जो आरबीआई नोट प्रिंट करता है ऐसे नहीं करता जब मर्जी किया तब प्रिंट करके दे दिया, उसकी एक कंडीशन होती है। तो एक जो है मुद्रा प्रिंट करने के लिए आरबीआई क्या कंडीशन रखता है? मुद्रा प्रिंट करने के लिए जो आरबीआई एक कंडीशन रखता है मेरे बच्चों, क्या कंडीशन रखता है? ये न्यूनतम एक रखता है भी, मेरे पास इतने पहले पैसे जमा हो। न्यूनतम कंडीशन क्या होती है? कितनी होती है मेरे बच्चों? 200 करोड़ की होती है। न्यूनतम कंडीशन कितनी होती है? 200 करोड़ होती है। और 200 करोड़ जो है मेरे बच्चों, ये सोना भी हो सकता है और पैसा। पैसा कौन सा? विदेशी मुद्रा। जो है मुद्रा प्रिंट करने के लिए तो न्यूनतम जो है इससे अधिक रख सकते हैं, ये न्यूनतम लास्ट की कंडीशन है, इससे कम नहीं रख सकते। तो 200 करोड़ में हम 115 करोड़ का क्या रखते हैं मेरे बच्चों? इसमें 115 करोड़ का हम रखते हैं सोना, गोल्ड जिसको बोलते हैं। उसके बाद जो है मेरे बच्चों कितने बच गए? 85 करोड़ बच गए। 85 करोड़ का रखते हैं विदेशी मुद्रा। आरबीआई कहता है मेरे पास भी ऐसे होने चाहिए ना प्रिंट, तो जितनी मुद्रा प्रिंट की जाती है 200 करोड़ तो न्यूनतम रखा जाता है। जितना करोड़ निकालना हो डबल बढ़ते जाते हैं, ये न्यूनतम राशि है। बहुत बार एग्जाम में आती है भी न्यूनतम कंडीशन क्या है आरबीआई की, तो 200 करोड़ की है। 200 करोड़ में 115 करोड़ का सोना है मेरे बच्चों, और जो है 85 करोड़ की क्या है? विदेशी मुद्राएं हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? अरे पैसे का जिक्र हो रहा है, अब तो नींद उड़ जानी चाहिए। जैसे कई बच्चे आलसीपन दिखा रहे हैं, कहते पैसे के जिक्र होता है तब तो बड़ों बड़ों की नींद उड़ा देता पैसा। तो उड़ा देता है या नहीं उड़ा देता? पैसा ही सब कुछ है? बहुत कुछ, सब कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है। तो हमने क्या पढ़ा मेरे बच्चों? आज हमारा छोटा सा टॉपिक था आरबीआई के कार्य, जिसमें हमने अलग बातें की। वो कुछ एक स्टैटिक जीके का पार्ट था। लिखाने में तो 5 लाइनें थी आरबीआई के कार्य की, परंतु इसके पास जो मैंने आपको बताया है वो, जैसे अशोक स्तंभ के बारे में हम अलग से बताते तो क्यों, अब इसके साथ ही जिक्र कर रही हूं। तो ऐसे मेरे बच्चों तुम भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको लिंक जोड़ के पढ़ा करो। यहाँ लिखाने में कल ही आरबीआई आपका समाप्त कर सकती थी, छोटा टॉपिक है, परंतु इसके साथ मेरे को ये नहीं है भी टॉपिक से मतलब नहीं है भी बच्चों को समझ उसके बारे में कितनी हो रही है। मेरे को समझ डालनी है तुम्हारे में। बुक्स पढ़ लेना घर जाके, कोई भी बुक है, मार्केट भरा पड़ा है बुक से, कोई भी बुक खरीद लेना, परंतु तुम्हें समझ होगी। आरबीआई पता है तुम्हें, मैंने 10 बातें पढ़ा दी ना, जब तुम आरबीआई पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें लगेगा ये भी मैडम ने बताया था, ये भी बताया था, मैंने वो सारी चीजें मैं कवर करते हैं। परंतु मेरे को यहाँ लिखाने से ज्यादा मतलब नहीं होता, बच्चे के दिमाग में डालना जरूरी है।
जब दिमाग में डल गई तो कोई बुक, सारी बुक जो भी देखो, इंटरेस्ट भी आएगा बुक पढ़ोगे तो। अब उसमें एक थ्योरी सी लगती है, इतना बड़ा कौन पढ़े, तो उनमें ये छोटी छोटी बातें थी भी सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है और बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, और विदेशी विनिमय को नियंत्रण करता है, लेन देन को कंट्रोल करता है, और जो है उसके साथ मौद्रिक नीति है। कल मौद्रिक नीति के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तुम पढ़ना चाहो तो मैं 5-10 मिनट बता देती हूँ, परंतु मेरे को बच्चे बोरिंग फील कर रहे हैं, ये लग रहा है। पढ़ना चाहोगे? तो ये था मेरे बच्चों हमारा आरबीआई के कार्य। कोई बात नहीं, कल फिर आरबीआई से मिलेंगे हम, क्योंकि कल जो हम करेंगे रेट, जो बैंक रेट होगी, आरआर हो गया, ट्रिपल आर हो गया, एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, उनके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी भी मौद्रिक नीति के द्वारा उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। थैंक यू मेरे बच्चों।